स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, मास्टर मू यन लिन फेंग और उसके साथियों को लेकर अपने डिवाइन फॉरबिडन लैंड के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पे जैसे लिन फेंग अपने कदम रखता है तो लिन फेंग को वहां पे किसी अजीब सी पावर का एहसास होने लगा था और देखते ही देखते उसे वहां पे मंकी किंग का दिया हुआ बाल खुद ब खुद ही अट्रैक्ट होते हुए बाहर आ जाता है, जो कि लिन फेंग को वहां पे एक स्टोन प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा कर रहा था, जिसके चलते लिन फेंग काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और उसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें डिवाइन फॉरबिडन लैंड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिन फेंग मास्टर मू यन से उस स्टोन प्लेटफॉर्म के ओरिजिन के बारे में सवाल करते हुए पूछता है कि ये स्टोन प्लेटफॉर्म आपके पास कहां से आया था और इसके पीछे की कहानी क्या है। वहीं लिन फेंग की ये बात सुनकर तो मास्टर मू यन को वहां पे एक पल के लिए झटका लगता है। मास्टर मू यन ने सोचा था कि लिन फेंग वहां पे गॉडेस के स्टैचू के बारे में पूछा था, लेकिन लिन फेंग का ध्यान तो पूरी तरह से वहां पे स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर था। खैर, मास्टर मू यन वहां पे थोड़ा इमोशनल होकर लिन फेंग को जवाब देते हुए बताते हैं कि असल में स्टोन प्लेटफॉर्म को यहाँ पे लाने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी एंशिएंट गॉडेस ही थी, जिन्हें ये स्टोन प्लेटफॉर्म एक जीजुआन नाम की सीक्रेट एलम के अंदर से मिला था। और क्योंकि इस स्टोन प्लेटफॉर्म की शेप बिल्कुल किसी हमली बीस्ट की तरह दिखाई देती है, तो इसलिए ये स्टोन प्लेटफॉर्म हमारी एंशिएंट गॉडेस का फेवरेट बन गया था। इसलिए तो हम लोगों ने इसे एंशिएंट गॉडेस के स्टैचू के साथ रखा हुआ है। पर आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ये स्टोन प्लेटफॉर्म बस दिखने में ही मिस्टीरियस दिखाई देता है, उसके अलावा इसमें कोई भी खास बात नहीं है, क्योंकि ना तो आज तक हम लोग इस पत्थर के ओरिजिन के बारे में पता लगा पाए हैं और ना ही इस पत्थर के अंदर ऐसी कोई खास पावर मौजूद है जो इसे दूसरों से खास बनाए। पर इस सब के बावजूद भी अजीब बात यह है कि ये पत्थर हमारी एंशिएंट गॉडेस को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। इसके पीछे का राज आज तक हम लोग नहीं समझ पाए कि आखिर ये मामूली सा दिखने वाला स्टोन उन्हें इतना ज्यादा क्यों प्यारा था। मास्टर मू यन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे थोड़ा सीरियस होकर उन्हें जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई मामूली पत्थर है, क्योंकि मुझे इस पत्थर के अंदर से गॉड एम्परर लेवल का ऑरा निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इस पत्थर को चेक कर सकता हूँ? असल में लिन फेंग वहाँ पे इनडायरेक्ट वे में ही मास्टर मू यन को बता रहा था कि उसे वो पत्थर पसंद आया है और वो उसी पत्थर को ही लेना चाहता है। पर लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर मू यन वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए लिन फेंग से कहता है, माफ कीजिएगा यंग मास्टर, भले ये पत्थर हमारे लिए बेकार है, लेकिन ये हमारी एंशिएंट गॉडेस की आखिरी निशानी है, इसलिए हम किसी को भी नहीं दे सकते। लेकिन इससे आगे मास्टर मू यन वहाँ पे कुछ भी कह पाते, उससे पहले ही ज़ोयू जल्दी से आगे बढ़कर उनके पांव पकड़ते हुए कहती है, ग्रैंडफादर, यंग मास्टर गू फेंग मेरे सेवियर है और एक तरह से उन्होंने हमारे क्लैन के फ्यूचर को बचाया है। क्या ये मामूली सा दिखने वाला पत्थर आपको मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है? क्या आप मेरे लिए ये मामूली सा पत्थर यंग मास्टर गू फेंग को नहीं दे सकते? उन्होंने भी तो मेरी जान बचाकर हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। प्लीज ग्रैंडफादर, मान जाइए ना और यंग मास्टर गू फेंग को ये स्टोन दे दीजिए। अब ज़ोयू को वहाँ पे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करते और गिड़गिड़ाते हुए देखकर मास्टर मू यन भी लिन फेंग को वहाँ पे वो स्टोन प्लेटफॉर्म देने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिस पे लिन फेंग मुस्कुराकर मास्टर मू यन को शुक्रिया अदा करते हुए उनसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस स्टोन प्लेटफॉर्म को फ्री में नहीं लूंगा। और ये कहकर लिन फेंग अपने पास से ब्लैक लिन फेंग को बाहर निकाल कर उसे मास्टर मू यन को दिखाते हुए कहता है, ये एक इमोर्टल गॉड लेवल का टायर है जिसे मैं इस स्टोन प्लेटफॉर्म के बदले में आपको दे रहा हूँ। लेकिन उस मामूली से दिखने वाले स्टोन प्लेटफॉर्म के बदले में इतने ज्यादा पावरफुल टायर को देखकर मास्टर मू यन थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, इस मामूली से दिखने वाले पत्थर के बदले में मैं इतना ज्यादा पावरफुल टायर नहीं ले सकता। पर लिन फेंग तो वहाँ पे उनकी कोई भी बात सुने बगैर जबरदस्ती उन्हें ब्लैक आयरन फैन दे देता है, जो कि असल में डीमन ओक्स क्लैन का एक एंसेस्ट्रल वेपन था। अब लिन फेंग के कहने पर मजबूरन मास्टर मू यन को भी वो टायर लेना पड़ता है, हालांकि वो दिल ही दिल में उस टायर को लेने के लिए मरे जा रहे थे। तभी ज़ोयू आगे बढ़कर वहाँ पे अपने ग्रैंडफादर से कहती है, देखकर ग्रैंडपा, मैंने कहा था ना यंग मास्टर गू फेंग एक बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, अब आप खुद ही देख लीजिए, उन्होंने हमें एक मामूली से दिखने वाले पत्थर के बदले में एक इमोर्टल गॉड लेवल का टायर दे दिया, जो कि किसी भी तरह से हमारे एंसेस्ट्रल वेपन से कम ताकतवर नहीं है। तभी शाओ टियान आगे बढ़कर अपने मास्टर लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे मास्टर के पास और भी इस तरह की काफी सारे इमोर्टल गॉड लेवल के टायर्स मौजूद है और वैसे भी मेरे मास्टर इस ब्लैक आयरन फैन का ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते थे, तो तुम लोग बिला झिझक इसे रख सकते हो, क्योंकि वैसे भी ये मेरे मास्टर के लिए तो बेकार ही पड़ा था। अब शाओ टियान की ये बात सुनकर उन सभी लोगों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और सबसे ज्यादा हैरानगी तो वहाँ पे मास्टर मू यन को हो रही थी। वो हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं, यंग मास्टर गू फेंग ने तो इतनी आसानी से मुझे एक इमोर्टल गॉड लेवल का टायर दे दिया। मुझे यंग मास्टर गू फेंग कहीं से भी कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा। भला आज के जमाने में कोई भी एक मामूली से पत्थर के बदले में इमोर्टल गॉड लेवल का टायर कहाँ देता है? जरूर से इस पर्सन का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो ये इमोर्टल गॉड लेवल के टायर्स को ऐसे ही लोगों को देता फिर रहा है। पर मास्टर मू यन तो अभी तक भी वहाँ पे कश्मकश में था कि उसे वो वेपन लेना भी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तभी लिन फेंग खुद वहाँ
वहाँ पे आगे बढ़कर मास्टर मुयन को वो वेपन देते हुए कहता है, अरे आप चिंता मत कीजिए, ये वेपन अभी आपके क्लैन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वेपन को रिफाइन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाइए। और रही बात इस पत्थर की कि मुझे क्यों चाहिए, तो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मुझे ये पत्थर बहुत ज्यादा खास लग रहा है, और अगर सच कहूँ तो, और मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये पत्थर कहीं न कहीं मेरे ब्रेक थ्रू का जरिया भी बन सकता है। तो इसलिए मैं आपसे इस पत्थर को ले रहा हूँ। अगर वाकई इस पत्थर को रिफाइन करने के बाद मैं अपना ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया तो मैं आपके फायरी एमरल्ड क्लैन का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर मास्टर मुयन की सारी कंफ्यूजन एक ही झटके के साथ खत्म हो जाती है, और वो वहाँ पे ब्लैक एरन फैन को अपने पास रखते हुए लिन फेंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पत्थर आपके काम आएगा। यानी कि मास्टर मुयन भी अब लिन फेंग को वो पत्थर देने के लिए तैयार हो चुके थे। और साथ ही साथ मास्टर मुयन वहाँ पे लिन फेंग से कहती हैं, आपने हमें इतना ज्यादा पावरफुल टायर देकर हमारे क्लैन के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो मैं बदले में आपको हमारे क्लैन के सीक्रेट एलम के अंदर ले जाना चाहता हूँ। आप हमारे सीक्रेट एलम को एक्सप्लोर करते हुए वहाँ से किसी भी तरह के टायर को हासिल कर सकते हैं। लेकिन मास्टर मुयन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि माफ कीजिएगा, पर मैं यहीं पे रुककर इस पत्थर को रिफाइन करने के बाद अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी अब तो आपके पास ब्लैक आयरन फैन मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप सीक्रेट एलम के अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को बहुत ही आसानी के साथ हरा सकते हो। और हाँ, ब्लैक आयरन फैन के चलते अब आप अपनी पोती को भी बहुत ही आसानी से बचा सकते हो। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर मुयन भी लिन फेंग को वहाँ पे ज्यादा फोर्स नहीं करते, और वो जल्दी से वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए ज़ायू के साथ उन सभी लोगों को वहाँ पे अलविदा कहकर अपनी दूसरी पोती को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जिनके जाते ही शाओ टियान जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग के पास आकर शिकायत करते हुए लिन फेंग से कहता है, मास्टर आखिर अपने सीक्रेट एलम में जाने से मना क्यों कर दिया? हो सकता है कि हम लोगों को वहाँ पे इससे भी ज्यादा खास और पावरफुल टायर्स मिल जाते, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम सभी लोग और भी आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर सकते थे। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है, वो लोग सीक्रेट एलम के अंदर टायर्स को ढूंढने के लिए नहीं जा रहे, उनका मकसद तो बस अपनी दूसरी पोती को बचाने का है। अगर फिर भी हम लोग उनके साथ जाते तो हमारा बस वहाँ पे समय ही जाया होता, क्योंकि मास्टर मुयन ब्लैक आयरन फैन का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ अब अपनी पोती को बचा सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि मैं यहीं पे रुककर इस पत्थर को रिफाइन करते हुए अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करूं। लेकिन शाओ टियान को तो अभी तक भी लिन फेंग का इनकार करना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो दोबारा अपने मास्टर से शिकायत करते हुए कहता है, मास्टर हम लोग तो उस मुयन को छोड़कर सीक्रेट एलम के अंदर जा सकते थे ना, तो मेरे ख्याल से तो आपको वहाँ पे जाने के लिए इनकार नहीं करना चाहिए था, वो भी इस मामूली से पत्थर के लिए। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, तुम जिसे मामूली पत्थर कह रहे हो उसके अंदर एक एम्परर गॉड डेविल की स्पिरिट मौजूद है, जिससे मैं अपनी गॉड के रिवियर की पावर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा अवेकन कर सकता हूँ। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे शाओ टियान की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए जल्दी से उस पत्थर को लेकर अपने सोल सीड एलम के अंदर आ गया था, और वहाँ पे अपनी गॉड के रिवियर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पत्थर के अंदर मौजूद स्पिरिट को अवेकन करने की कोशिश करने लगता है। जहाँ इस प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे मंकी किंग का बाल खुद बखुद ही वहाँ पे लिन फेंग की बॉडी से बाहर आते हुए सीधा उस पत्थर के अंदर जाके समा जाता है। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इवन उस खतरनाक धमाके के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो एनर्जी थी कि वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इवन अब तो उस एनर्जी के प्रेशर की वजह से वो पूरा का पूरा एरिया वहाँ पे हिलने लगा था। ये सब देखकर तो शाओ टियान भी वहाँ पे जल्दी से एक्साइटेड होकर लिन फेंग के सोल सीड एलम के अंदर आते हुए लिन फेंग से कहता है, मास्टर जितना ज्यादा मैंने सोचा था ये पत्थर तो उससे काफी ज्यादा कमाल का निकला। अब तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस पत्थर के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो इसके लिए आपने सीक्रेट एलम के टेस्ट को भी ठुकरा दिया। लेकिन अभी शाओ टियान वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस एनर्जी के प्रेशर की वजह से वहाँ पे शाओ टियान की हालत भी खराब होने लगी थी, जिससे बेचारा अभी शाओ टियान वहाँ पे मुश्किल से संभला था कि तभी अचानक से वो पत्थर वहाँ पे टूटना शुरू हो जाता है, जिसके गिरने वाले टुकड़ों से शाओ टियान बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर भी शाओ टियान को ज्यादा पसंद नहीं करता, जिसके चलते बेचारा शाओ टियान डर के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने मास्टर से कहने लगा था, मास्टर आखिर यहाँ पे सब क्या हो रहा है, प्लीज मुझे बचाइए। लेकिन अभी शाओ टियान वहाँ पे सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पत्थर के अंदर से एक बहुत बड़ा जायंट टेप निकल कर बाहर आते हुए कहता है, फाइनली हजारों सालों के इंतजार के बाद मैं दोबारा आजाद हो ही गया। मैं आपको बता दूं कि वो जायंट टेप बस अपनी स्पिरिट फॉर्म में था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसके पावर लेवल को देखकर तो थंडर ड्रैगन के होश ही उड़ चुके थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि थंडर ड्रैगन को वो एनर्जी काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही थी, इसलिए थंडर ड्रैगन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये किस तरह की पावरफुल एनर्जी है और ये मुझे इतनी ज्यादा जानी पहचानी क्यों लग रही है, कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो वाकई सच तो नहीं हो गया। और ये कहकर थंडर ड्रैगन खुद ही ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी थंडर ड्रैगन वहाँ पे हैरान होते हुए सब कह ही रहा था कि तभी उस स्टोन प्लेटफॉर्म के अंदर से एक छोटा सा मंकी किंग निकल कर बाहर आते हुए थंडर ड्रैगन से कहता है, सीनियर थंडर ड्रैगन ये तो कभी मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे दोबारा आजाद करवाओगे, लेकिन माफ कीजिएगा पर ये आपने अपनी कैसी हालत बना रखी है। कभी आप इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल क्रिएचर हुआ करते थे और अब तो आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है कि आप तो एक कीड़े की तरह लग रहे हो। अब जैसे ही मंकी किंग थंडर ड्रैगन को वहाँ
पे कीड़ा कहता है तो थंडर ड्रैगन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से से दहाड़ते हुए कहते हैं अपनी ये बकवास बंद करो। थंडर ड्रैगन की दहाड़ में भी इतना ज्यादा प्रेशर था कि मंकी किंग तो वहाँ पे पीछे की तरफ धकेले जाने लगा था और साथ ही साथ थंडर ड्रैगन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए मंकी किंग से कहता है मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती कभी भी मत करना, क्योंकि मैं अभी भी अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ तो मैं खत्म कर सकता हूँ। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मंकी किंग जो कि बहुत ज्यादा शरारती था वो थंडर ड्रैगन से कहता है अरे सीनियर आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था। और ये कहकर वो वहाँ पे मासूम सा फेस बनाते हुए कहता है क्या अब मैं आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकता, मैं तो बस आपके दुख को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आपकी ऐसी हालत देखकर मुझे वाकई आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। लेकिन मंकी किंग इससे आगे वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले थंडर ड्रैगन वहाँ पे अपनी टेल से उसके सर के ऊपर एक टपली बचा देते हैं और साथ ही साथ वो वहाँ पे मंकी किंग को बहुत ही प्राउड से जवाब देते हुए कहते हैं बस कुछ समय और उसके बाद मैं पूरी तरह से अपनी पावर को रिकवर कर लूंगा और जिस दिन मेरी पूरी पावर दोबारा से रिकवर हो जाएगी और उसी दिन मैं दोबारा से इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल क्रिएचर बन जाऊंगा। पर अफसोस की बात तो यह है कि मैं तो बहुत जल्द अपनी सारी पावर दोबारा से रिकवर कर लूंगा, पर अपनी हालत देखो, तुम्हारी ट्रू बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है, पता नहीं कैसे, पर फिर भी तुम अभी तक जिंदा हो, ये किसी मेरे कल से कम नहीं है। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि इतना सब हो जाने के बावजूद भी तुम अभी तक भी जिंदा हो। खैर वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई जो तुम मरने की कगार पे चले गए। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मंकी किंग उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है एंशिएंट पावर के दौरान मैं बहुत ही बहादुरी के साथ डार्क लॉर्ड का मुकाबला कर रहा था कि उसी समय मौके का फायदा उठाकर डार्क लॉर्ड ने एंशिएंट एसेस्टर के साथ मिलकर मेरे ऊपर जानलेवा अटैक कर दिया, जिससे मैं खुद को बचा नहीं पाया और मेरी ट्रू बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। वो तो अच्छा है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मंकी किंग ने मुझे एक सेलेस्टियल स्टोन दिया था जिसने मरने से पहले मेरी सोल को अपने अंदर महफूज कर लिया, क्योंकि मरने से पहले मैंने अपनी सोल का एक हिस्सा इस सेलेस्टियल स्टोन के अंदर डाल रखा था, जिसके चलते मैं किसी तरह से बच गया। तो हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेरा बचना एक मिरेकल ही है। जूनियर मंकी किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन उससे कहता है ओह तो ऐसी बात है, तुम्हें वो सेलेस्टियल स्टोन तुम्हारे ग्रैंडफादर मंकी किंग ने दिया था, तभी तो मैं सोचूं कि इतना सब हो जाने के बावजूद भी तुम बच कैसे गए। तभी जूनियर मंकी किंग वहाँ पे मंकी किंग वाले बाल को बाहर निकाल कर उस लिन फेंग को दिखाते हुए कहता है बच्चे क्या ये बाल तुम्हारा है और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये बाल तुम्हारे पास क्या कर रहा है। जिस पे लिन फेंग जूनियर मंकी किंग को वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाता, उससे पहले शाओ चैन बीच में आकर अपने मास्टर की तारीफ करते हुए मंकी किंग से कहता है अबे ये तू क्या बकवास कर रहा है, तुमने मेरे मास्टर को बच्चा बोला, क्या तुमने कभी अपनी हाइट को देखा है। मेरे मास्टर एक गॉड किंग है जो तुम्हें चाहे तो चुटकियों में मसल सकते हैं, और मेरे मास्टर तो क्या, मैं भी यहाँ पे तुम्हें चुटकियों में मसल सकता हूँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा छोटे तुम हो तो तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी इस बच्चे को चुईसोल को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन इससे आगे शाओटियन वहाँ पे कोई भी बकवास कर पाता, उससे पहले लिन फेंग उसे वहाँ पे थप्पड़ मारते हुए उसका मुंह बंद करवा देता है और वो जूनियर मंकी किंग को वहाँ पे मंकी किंग के बाल में बताते हुए कहता है कि असल में मुझे ये बाल खुद मंकी किंग ने दिया था। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जूनियर मंकी किंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या वाकई तुम मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से मिल चुके हो, कैसे हैं वो, क्या उन्होंने अपनी पावर को रिकवर कर लिया या फिर वो भी थंडर ड्रैगन की तरह बहुत बुरी हालत में है। मंकी किंग के सारे सवाल सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर से मिल चुका हूँ और वो अपनी 90% तक की पावर को रिकवर कर चुके हैं। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि जूनियर मंकी किंग खुशी के मारे वहाँ पे उछलते हुए कहने लगा था मैं वाकई बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे ऐसे कमाल के ग्रेट ग्रैंडफादर मिले हैं। दोस्तों आप लोगों के दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे कि आखिर ये मंकी किंग कौन है और वो डार्क लॉर्ड कौन था जिसने जूनियर मंकी किंग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी ट्रू बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एम्परर डोंगजी कौन थे और लिन फेंग के पिता का रीइंकार्नेशन कैसे हुआ और एंशिएंट वार किस वजह से और क्यों हुई थी और उसमें कौन कौन से आलम शामिल थे। अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा। तो अगर कोई सवाल रह गया है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हम लोग अपनी मेन वीडियो की तरफ। लिन फेंग की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मंकी किंग खुशी के मारे उछलते हुए कहने लगा था ये तो कमाल हो गया, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ना सिर्फ जिंदा है बल्कि उन्होंने अपनी 90% से भी ज्यादा पावर को रिकवर भी कर लिया, जिसका मतलब है कि अब मुझे किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। खैर जूनियर मंकी किंग की ये सारी बातें सुनकर लिन फेंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है। जिस पे जूनियर मंकी किंग वहाँ पे बहुत ही प्राउड के साथ लिन फेंग को जवाब देते हुए बताता है मैं हूँ युआन यूनिवर्स का ग्रेट एम्परर हूँ और मेरा नाम है शाओ किंग, मैं मंकी किंग का ग्रेट ग्रैंडसन हूँ। शाओ किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है तो आप हैं वो महान शाओ किंग। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ चैन एक्साइटेड होते हुए लिन फेंग से कहता है क्या तुमने मेरा नाम पहले भी सुन रखा है, बताओ मुझे तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। लिन फेंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे शाओ किंग की सारी एक्साइटमेंट एक ही झटके के साथ खत्म हो जाती है, पर वो वहाँ पे खुद को संभाल कर लिन फेंग से कहता है खैर छोड़ो, सब
आपकी ऐसी अच्छी किस्मत कहाँ है जो मेरे बारे में जान सके। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आखिर यहाँ पे सब क्या चल रहा है और तुमने मुझे आजाद कैसे किया। और हाँ, ये भी बताओ कि तुम मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से कैसे और कब मिले थे। जिसपे लिन फेंग उसे वहाँ पे सब कुछ डिटेल में बताने लगा था कि कैसे वो एक दिन मंकी किंग से मिला था और मंकी किंग ने उसे अपने एक बाल दिया था कि जब कभी भी लिन फेंग मुसीबत में होगा तो वो उस बाल का इस्तेमाल करते हुए मंकी किंग को बुला सकता है। उसके बाद मैं अपनी लिन फैमिली के लोगों को बचाने के लिए ब्लैक सी रियलम में आया और यहाँ पे मैंने बटरफ्लाई एम्परर क्लैन की मदद की, जिसके चलते वो लोग मुझे लेकर अपने डिवाइन फॉरबिडन लैंड के अंदर आए। पर जैसे ही मैंने यहाँ पे कदम रखे तो मंकी किंग का दिया हुआ बाल खुद ब खुद एक स्टोन प्लेटफॉर्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, जिसके अंदर आपकी सोल ट्रैप थी। और उसके बाद आगे क्या हुआ वो सब तो आपको पता ही है। ये कहानी इतनी लंबी चलती है कि हम देखते हैं कि शाओ टियान तो बोर होते हुए वहीं पे सो के आता, जबकि लिन फेंग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए शाओ किंग से कहता है मुझे यहाँ पे अपनी लिन फैमिली को बचाने के लिए मदद चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि वो डिमोनिक कल्टीवेटर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और ऊपर से मेरे पिता एम्परर डोंगजी ग्रैंड एम्परर के साथ फाइट कर रहे हैं, जिसके चलते वो भी यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए नहीं आ सकते। और मैंने तो ये भी सुना है कि ग्रैंड एम्परर ने बहुत ही चालाकी के साथ मेरे पिता को किसी और यूनिवर्स के अंदर ट्रैप कर दिया है। लिन फेंग की ये सारी कहानी सुनकर शाओ किंग आगे बढ़ते हुए लिन फेंग से कहता है तो क्या वाकई तुम उन डीमंस का मुकाबला करने वाले हो। जिस पे लिन फेंग हाँ में अपना सर हिला देता है, जो देखकर शाओ किंग वहाँ पे काफी देर तक कुछ सोचने के बाद मुस्कुराते हुए लिन फेंग से कहता है वैसे सच कहूँ तो इन डीमन से मेरा भी काफी सारा पुराना हिसाब किताब बाकी है, तो अगर तुम चाहो तो हम दोनों आपस में हाथ मिला सकते हैं, पर उसके लिए हम लोगों को एक डील करनी पड़ेगी। शाओ किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए शाओ किंग से कहता है कैसी डील है। जिसपे शाओ किंग आगे बढ़कर लिन फेंग से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पैरामॉडल सोल को ढूंढने में मदद करो, उसके बदले में मैं तुम्हारे सभी दुश्मनों का मुकाबला करने में तुम्हारी मदद करूंगा। शाओ किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाता। उससे पहले शाओ टियान दोबारा अपनी जगह पे खड़ा होकर शाओ किंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो, पहले तो तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए अभी तुम इस डील को साइन करने की पोजीशन में नहीं हो। और चलो मान लो हम लोग तुम्हारे साथ ये डील कर भी लेते हैं, तो हमें ये बताओ कि तुम हमारी मदद कैसे करोगे, क्योंकि अभी तो तुम इतने ज्यादा कमजोर हो के फिलहाल के लिए तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ने वाली है। इवन तुम्हारी हालत तो इतनी ज्यादा बुरी है कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ, तो इसलिए भूल जाओ, मेरे मकसद तुम्हारे साथ डील नहीं करने वाले। शाओ टियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओ किंग भी बेचारा वहाँ पे सोच में पड़ गया था। वो काफी देर तक अपना सर खुजाने के बाद दोबारा लिन फेंग के पास आते हुए उससे कहता है तो चलो एक नई डील करते हैं, अगर तुम मेरी पैरामॉडल सोल को ढूंढने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें अपनी एक डिवाइन लेवल की टेक्निक सिखाऊंगा। जिस पे लिन फेंग को जवाब दे पाता उससे पहले शाओ टियान वहाँ पे एक बार फिर से मंकी किंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है अब एक घटिया मंकी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे मास्टर तुम्हारे साथ डील नहीं करने वाले, इसलिए बेकार की कोशिश करना बंद करो। तभी थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं लिन फेंग शाओ किंग काफी ज्यादा ताकतवर है, इसकी टेक्निक्स कितनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है ये तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी डील है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर लिन फेंग भी वहाँ पे उस डील के लिए मान जाता है, जो देखा तो शाओ किंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए लिन फेंग के हाथ के ऊपर ताली दे मारता है। और डील डन होने के बाद शाओ किंग वहाँ पे शाओ टियान का मजाक उड़ाते हुए उसे चिढ़ाने लगा था और साथ ही साथ उसे गुस्सा दिलाते हुए कहने लगा था घटिया पंछी, अब बताओ मैंने तो तुम्हारे मास्टर के साथ डील कर ली, तो अब तुम क्या करोगे। जिस पे शाओ टियान भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए शाओ किंग से कहता है मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो, कहीं ऐसा ना होना कि मैं गुस्से में आकर तुम्हारे ऊपर अटैक करते हुए तुम्हारी सोल को हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दूं। जो देखकर लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़कर शाओ टियान का मुंह बंद करके शाओ किंग से सवाल करते हुए पूछता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपकी पैरामॉडल सोल के बाकी हिस्सों को कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। जिस पे शाओ किंग लिन फेंग को जवाब देते हुए बताता है कि जब डार्क लॉर्ड ने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था तो मेरी सोल के 4 टुकड़े हो गए थे, एक तो इस स्टोन के अंदर मौजूद था, इसलिए बाकी के हिस्से भी यहीं कहीं आसपास ही मौजूद होंगे। शाओ किंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे उसके हाथ में पकड़े हुए मंकी किंग के बाल को अपने पास खींचते हुए उसे अपने सोल सीरियलम के अंदर डाल देता है। हालांकि ये देखकर शाओ किंग को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन लिन फेंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि माफ करना, पर ये बाल मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मंकी किंग ने ये मुझे अपनी मदद के लिए दिया था, पर आप परेशान मत होइए, मैं जितना जल्दी हो सके आपके पैरामॉडल सोल के बाकी हिस्सों को भी ढूंढ निकालूंगा। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपने सोल सीरियलम से बाहर आ गया था। जहाँ जैसे लिन फेंग बाहर आता है तो प्रिंसेस कियान जिंग जल्दी से लिन फेंग के पास आकर उससे सवाल करते हुए पूछती है लिन फेंग क्या आप इस स्टोन प्लेटफॉर्म को रिफाइन करने में कामयाब हो गए। जिस पे लिन फेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि ये कोई ट्रायल नहीं था, इसके अंदर तो बस मेरे एक पुराने दोस्त की सोल कैद थी, जो कि फ्यूचर में हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। लेकिन अभी लिन फेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक कल्टीवेटर बटरफ्लाई एम्परर क्लैन के आउटर बैरियर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उसमें क्रैक्स डाल देता है, जिसके चलते तो शाओ टियान वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबराते हुए लिन फेंग के पीछे आके छुप गया था। और तब तक देखते ही देखते वुल्फ डीमन क्लैन जिसने फायरी एम्परर क्लैन के आउटर बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो सभी वहाँ पे उस बैरियर को तोड़कर अंदर आते हुए बटरफ्लाई फायरी एम्परर क्लैन के ऊपर अटैक कर चुके थे। हालांकि बटरफ्लाई फायरी क्लैन के लोग अपना पूरा दम लगाकर एक जायंट फॉर्मेशन बनाते हुए वुल्फ डीमंस के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके लीडर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए
हुए उनके अटैक के ऊपर अटैक करते हुए अकेले ही उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि सेवंथ एल्डर वहाँ पे आगे बढ़कर वुल्फ लीडर को वहाँ पे ग्रीट करते हुए उससे कहता है, सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं और आप इस तरह से हमारे फायरी क्लैन के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? हमने भला आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन वुल्फ डीमन क्लैन का लीडर उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। वो वहाँ पे अपनी एक डिमोनिक कला टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सेवंथ एल्डर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था। हालांकि उस खतरनाक अटैक को देखकर ज़ाओ यू का कजन ब्रदर आगे बढ़कर अपने अंकल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक और वुल्फ डीमन ने उसकी टेक्निक के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते वो डिमोनिक कला आकर सीधा सेवंथ एल्डर को हिट करके आता। जो देखकर ज़ाओ यू का कजन ब्रदर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है नहीं। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।